में फंस गई। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस में आता है बताइए? सेकेंडरी में आता लगा। मैन्युफैक्चरिंग तो हिंदी में आपका इंग्लिश में ना, दोनों का इंग्लिश में ही है। बस इंग्लिश में पढ़ा लीजिए, तो हम हिंदी में पढ़ाते को नेसेसिटी, इनको ये हिंदी में पढ़ाते नहीं है। सो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखिएगा। नहीं कोई नहीं, चंचल नहीं आ रही नहीं, आज ज्वाइन नहीं किया उसने, क्लास लेने दे इसको। अरे तुम लोग से पूछ के ही मैंने 11 का टाइम किया है ना। किससे पूछा? मेरे से कब पूछा आपने? अच्छा तू तो बोल ही रही थी पहले कि सही रहेगा सर जी। देखिए चलिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाद में चेक करते हैं बेटा, पढ़ा लो पहले। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम न्यू रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जो भी कच्चा सामान या रॉ मटेरियल होता है उसको हम प्रोसेस करके कुछ वैल्यूएबल आइटम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर गेहूं है, उस गेहूं से तरह तरह की बेकरी की चीजें बन जाती हैं, तो एक ज्यादा क्या वैल्यूएबल आइटम हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि आयरन और निकाला जाता है जमीन से, अंदर से, है ना, लौह एस्क निकाल कच्चा लोहा, उसको आयरन और निकालना प्राइमरी में आता है। बिल्कुल प्राइमरी, माइनिंग प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, तो मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर से जो भी चीजें निकलती हैं उसको प्रोसेस करना सेकेंडरी सेक्टर का काम है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। मैन्युफैक्चर करना मतलब किसी रॉ मटेरियल से ऐसा सामान बनाना जो रेडी टू यूज हो। ठीक है, डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, सुगर फ्रॉम सुगर cane, iron and steel from iron ore, and aluminium from bauxite? Do you also know that some type of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? खेत में कॉटन लगा हुआ है, उस कॉटन से आप क्या करते हैं? उस कॉटन को ला करके फिर उसके यान बनाए जाते हैं, धागे। अभी आपके भाई को चैप्टर पढ़ा है 6 में कि किस तरह धागा बनाया जाता है, किस तरह कपड़े बनाए जाते हैं। तो यान बनता है और यान से फिर क्या होता है कि कपड़े की बुनाई होती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग ही तो है। जितनी भी फैक्ट्री होगी, समझ रहे हैं ना, अगर आप फैक्ट्री की बात करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है। सिंपल सी बात। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। People employed in the secondary activity manufacture the primary material into finished goods, है ना। The workers employed in steel factories, car, brewers, textile industries, bakeries, etc. fall into this category. ब्रीवर्स मतलब कि जो ड्रिंक वाली कोई चीज बनाते हैं, बेवरेज से ब्रीवर बना है। fall into this category. ठीक है, some people are employed in providing services. In this chapter we are mainly concerned with manufacturing industry with fall in the secondary sector. जो भी चीजें बनाई जाती हैं, हमें पता है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है। हम इस चैप्टर में केवल सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करेंगे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industry. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही बैकबोन है। ठीक है, सबसे मेन है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग इसको कहते हैं हिंदी में। अब जी चंचल ने ज्वाइन कर लिया ना। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। बेटे उठा के देना ही ले, 1 मिनट रुको तुम लोग, आता है। चलिए कीप क्वाइट। चलिए देखिए, सो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इसका क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our economy. तो जा नाच ले तू। They also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector.
अगर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो प्राइमरी सेक्टर की किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। एक बात बताओ, क्या मुझे समझा दो। क्या तू नहीं समझना? इन्हें लड्डू खाने हैं। चाची पत्थर खाएगी? मुझे चैप्टर कल नहीं था, इसको ही समझाओ, इसको बहुत लग रही है ना समझ क्यों? नहीं। सबको समझना है, कल पूछ देंगे ना, फिर मुंह बातेगी। देखिए, तो अगर मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं हो, ठीक है ना, तो किसान गेहूं उगा के क्या कर लेगा? ठीक है, माइनिंग तो तभी होगी ना जब उस रॉ आयरन से आप उसको मैन्युफैक्चर करके आयरन एंड स्टील बनाते हो, और वो सेकेंडरी सेक्टर में होगा। तो इसका मतलब अगर सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो प्राइमरी सेक्टर में जो काम लोग करते हैं, इन्वॉल्व है, उनको काम ही नहीं मिलेगा। क्लियर है? पहली बात। और दूसरी बात, प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ टर्सरी सेक्टर में भी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्योंकि रॉ मटेरियल का सामान बनेगा तभी तो। और बनाने के बाद जो बेचना, मार्केटिंग करना और या उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, प्राइमरी है तो सेकेंडरी और टर्सरी है बस। ये सेकेंडरी, और सब चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये चार्ट है। हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ता है। वो कहाँ है भैया? वो कहाँ? अच्छा, आगे है। आगे चलो ठीक। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आता है, जो बोलते जा रहे हैं ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। मैंने कोरोना तो जैसे है ही नहीं, आएगा अब कैसा आएगा? ज्यादा कैसा होता है? न्यूज भी पता है कितने आ रहे हैं कोरोना? 15-16 लाख आएगा, फिर खत्म हो मुंबई जाएगा। में स्कूल खोल दिए। खोलने दो, दिल्ली में नहीं खोलेंगे केजरीवाल चाचा। यहाँ जल्दी खुलने वाला है, 1 फरवरी से तो हम इंस्टीट्यूट खोल लेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर होता है, औद्योगिक विकास होता है, तभी हमारे देश में से ये जो बेरोजगारी है और गरीबी है, इसका खात्मा होगा। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड ज्वाइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। ज्वाइंट सेक्टर समझते हैं ना, जिसमें सरकार किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके कोई कंपनी खोलती है, ठीक है? हाँ, उसको ज्वाइंट वेंचर या संयुक्त उद्यम या ज्वाइंट वेंचर वो होता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके एक कंपनी में भागीदार होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। टर्सरी मतलब सारे भागी, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो इंडस्ट्री की बात, एक इंडस्ट्री लगेगी तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों हो जाएंगे ना, दो निकल गए। क्यों देखेगा? चलो देखिए, एक्सपोर्ट्स ऑफ, सो इट वाज आल्सो एम्ड at bringing down regional disparities by stabilizing industries in tribal and backward area। अगर आप चाहते हो कि कोई क्षेत्र विकसित है, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई वाला इलाके है, गुजरात में है, दिल्ली वाला इलाका, यहाँ ज्यादा इंडस्ट्री है, लेकिन उड़ीसा के गांव में तो नहीं है, छत्तीसगढ़ के गांव में तो नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि वहां पर भी इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो डेवलपमेंट का जो एक इनइक्वालिटी है, विकास की जो असमानता है, उसको खत्म किया जाए, तो अब बैकवर्ड इलाके में इंडस्ट्री लगाने लगो, लोग खुद ही वहीं पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उस क्षेत्र का भी विकास हो जाएगा। कहीं भी एक इंडस्ट्री लग जाती है तो उस इंडस्ट्री के साथ साथ क्या होता है, बहुत चीजें डेवलप होती है। इंडस्ट्री होगी तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, इंडस्ट्री बेटे कोई भी लगाए, ठीक है ना, इंडस्ट्री चाहे मतलब तीनों ही लगाते हैं ना, कोई भी लगाए, तीनों इन्वॉल्व होता है, सेक्टर कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, लेकिन इसमें ये भी चीज मैटर करता है। पहले क्या था, क्या हो रहा है? पकोड़े भी ले आओ जाके वहां से। हम लोग तली भुनी चीज बिल्कुल अच्छी नहीं अच्छी लगती है। कहाँ भजिया खाता हूँ मैं दिन रात? कौन सी भजिया देख ली तुमने? हाँ, किसी और मास्टर एक ही तो मास्टर जानती है, कौन से 10 मास्टर से पढ़ रही है? चलो देखो, तू पढ़ता 10 का तो झूठा।
लोग मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ। Countries that transform their raw material into wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity, मतलब समृद्धता, lie in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible. दुनिया में विकसित देश वो है जो अपने रॉ मटेरियल को क्या कहते हैं, फिनिश्ड गुड्स में बदल दें या मैन्युफैक्चर कर दें, ठीक है ना। इंडिया में फाइनल गुड में बिल्कुल। अब फाइनल गुड में अगर वो नहीं बदल पाते हैं तो इसका कारण ये है कि वहां टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री का अभाव है, ठीक है। मैं आपको समझाऊं, अभी भारत में जो हमारा आयरन ओर है, आपको पता है ना, आपने पिछले चैप्टर पढ़ा है कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो आयरन ओर करते हैं, आयरन एंड स्टील नहीं करते, कच्चा लोहा करते हैं। एक बात बताओ, आप अगर अभी उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, बना नहीं पा रहे हो, तो कच्चा लोहा अगर इसी तरह खोद खोद के अगर आप भेजते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आगे आने वाली जनरेशन के पास तो हमारा रहेगा ही नहीं। आप तो रिसोर्सेज ही खाली कर देंगे चंद पैसों के लिए, चिल्लड़ के लिए, समझ रहे हो ना, ये प्रॉब्लम है। लेकिन वही है, सरकार को कौन समझाए, हमसे सलाह लेगा तब तो उसको हम ज्ञान देंगे। कौन है तू? वो तो मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बताऊंगा कि मैं मास्टर हूँ। चलिए ठीक है, इस बात पे है ना पूरे आधे घंटे की बहस हुई थी। यस, और मैंने जो 12th क्लास के भैया लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो चाय पे चर्चा तो होती है, वो लोग सूखा चर्चा करते हैं, हम चाय पे चर्चा करते हैं। तो उन लोगों को मैंने बताया था कि इंडिया का भविष्य इसलिए चौपट है ना, इंडिया को सबसे अधिक है ना मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए। हमारे पास जो रिसोर्स है, ठीक है, हम उसको प्रोसेस करके बेचे ना, तब तो पैसा है। वही हम ये कच्चा लोहा बेचते हैं, पहले क्या होता था, ये गुलामी की ही निशानी तो है। जब हमारा कॉटन टेक्सटाइल था, इन सबों को बच्चियों को पढ़ाया भी है हिस्ट्री के चैप्टर में, सभी लोग कच्चा सामान बेचते थे और वो बना के देते थे। रॉ मटेरियल बेचते थे, हम लोग यहाँ से कपास कॉटन बेचते थे, और वहीं से ब्रिटेन में जो होता था वहां पे फैक्ट्रियां लगी, तो वहीं से कपड़ा बन करके हमारे देश में आता था। समझे कितना बड़ा ये झोलझाल था, और यही स्कैम अभी हो भी रहा है। आम पब्लिक को पता नहीं है, लेकिन होता क्या, यही हो रहा है ना। अभी हम चाइना से सबसे अधिक सामान इंपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना, और सबसे अधिक जो हम सामान अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं वो भी चाइना को ही करते हैं, सोचिए। लेकिन फायदा किसको होगा? चाइना को हमने ही बड़ा बनाया है। बड़ा, उसके पास रॉ मटेरियल है नहीं, हम लोग सस्ता पड़ता है ना उसको, हम लोग प्रोसेस कर नहीं पाते। भारत मशीन नहीं खरीद सकता या फिर ले नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विल पावर की। यहाँ के नेताओं को कोई मतलब नहीं उससे, समझ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन दूसरी बात एक ये भी है कि हम लोगों ने, अगर डेमोक्रेसी है ना, तो हम लोग का अधिकतर पैसा क्या कहते हैं, वेलफेयर के कामों में चला जाता है, जो हमारा बजट होता है। हेलो, हाँ, देखिए, कंट्रीज डेट ट्रांसफर, वही है, कंट्री कौन डेवलप है, जो अपने रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करता है या एक तरह का गुड बना देता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात करें और इंडस्ट्री की, तो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, ये लाइन वाइज जो लिखे हुए हैं, यही तो आप लोग को वहां पे एक तरह का क्वेश्चन बन करके आ जाएगा, सब इसी के अंदर से होना है। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, बोलिए पढ़ा ना, लो। बोलिए, कोई बात नहीं। बोल। किस सब्जेक्ट से? आइए। छुट्टी बात कर दी तुमने, कंपटीशन में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम सोचे एकेडमिक्स का कुछ पूछेगी। छोटा सा ही क्वेश्चन है। Industries, manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production, but also made the production processes very efficient. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, जो भी एग्रीकल्चर में काम करने वाले होते हैं, क्या बताओ?
अरे तो ABCD वाला लगाओ इसमें रीजनिंग, ये कौन सा बड़ा काम है? 3 पे कौन सा आता है नाम? ABC, उस पे जोड़ते जाओ। 11 पे क्या आता है देखते जाओ, हो गया नाम पूरा। काबा पागल है। 11 पे 11 जिनके पास कोई टाइम नहीं होता ना, इस तरह के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। रुको मैं रिकॉर्डिंग रोक के तुमको समझाऊं। सी के बी के बाद में बोले पढ़ा लेते हैं पहले। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये जो सड़क पे है ना जूता सिलने का काम करते हैं ना, वही लोग ऐसा ऐसा व्हाट्सएप करके भेजते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं आता। फालतू का ये क्वेश्चन ही नहीं आता। अच्छा कौन कहता है कि आईएएस में क्वेश्चन आया होगा? आईएएस के इंटरव्यू में कभी इस तरह के फालतू है ना नमूने क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। आईएएस का इंटरव्यू आपके पर्सनालिटी टेस्ट के लिए होता है। नहीं आपके पर्सनालिटी टेस्ट के लिए होता है। इंटरव्यू में नहीं पूछते। किसी भी चीज में नहीं पूछेंगे यार। क्यों पूछेंगे ऐसा सवाल? पेपर में भी नहीं आता। अरे फालतू है ये। पेपर में इतना क्या कहते हैं कद्दूकस वाला क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा भी कुछ तो भी नहीं आता, समझ रहे ना, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आता है। इन द प्रेजेंट देखो, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्रीज नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। सेल्फ सफिशिएंसी alone is not enough. ठीक है, our manufactured goods must be at part in quality with those in the international market. Only then will we be able to compete in the international market. आज के कंपटीशन वैश्वीकरण के दौर में, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के दौर में ये काफी नहीं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपनी चीजों को खुद से बना लेते हैं। आपको पूरे वर्ल्ड मार्केट में भी आगे होना पड़ेगा, विश्व व्यापार या वर्ल्ड ट्रेड में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपकी चीजों का जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी मैन्युफैक्चर करते हो, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल गुड से भी कंपटीशन या प्रतियोगिता कर सके। ठीक है, तो पहली बात है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। ये क्वेश्चन आएगा पेपर। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे में हमारी जो इंडस्ट्री है या उद्योग है, ठीक है, उसका क्या असर पड़ता है और क्या कंट्रीब्यूशन है। ध्यान से सुनते जाना बेटे, जो मैं बोल रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात कि मुझे गर्मी लग रही है। Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnant at 17% of GDP. Stagnant मतलब क्या होता है? स्थिर, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। 17% जीडीपी तो अटक गया। Stagnant, stable बिल्कुल। Out of the total of 27% for the industry, which include 10% for mining, quarrying, electricity and gas, और 27% जो इंडस्ट्री है हमारी जीडीपी की, ठीक है, उसमें भी क्या है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, मैंने माइनिंग, इन सब पे आता है। This is much lower a comparison to some East Asian economies where it is 25 to 35%. हम लोग 17% पे हैं और वहां पे 25 से लेकर के 35% तक है। ईस्ट एशिया की इकोनॉमी, ईस्ट एशिया समझ गया ना, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. अभी क्या हो रहा है कि लास्ट जो 2 डिकेड्स है, 2 डिकेड की बात हुई ना, हाँ, ओवर द लास्ट डिकेड मतलब पिछले 10 सालों में हर साल 7% पर एनम, मतलब हर साल 7% की ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, 7%। एनसीईआरटी नोट्स से पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं। बुक पढ़ा रहे हैं। The desired growth rate over the next decade is 12%. मैं ना 6th क्लास से लेकर ना 12th क्लास तक जब एसएसटी पढ़ाना हो ना तो कुछ उठाता ही नहीं दूसरा चीज, केवल एनसीईआरटी बुक, वो तोप है। किसी मास्टर के अंदर इतना कलेजा ही नहीं है ना कि इसके बाहर से कुछ बना के दिखा दे वो, क्योंकि वो केस हो जाएगा उस क्वेश्चन के ऊपर। बच्चे भी तो है ना, वो लेके बैठे रहते हैं, कोर्ट के बाहर ही बैठे रहते हैं, क्वेश्चन दे मैं केस करूं।
हम लोग के बिहार में तो पीसीएस की सर्विसेज होती है ना, पेपर होता है यूपी में, यूपी पीसीएस। क्वेश्चन खराब दिया किसी ने, मतलब कि थोड़ा उटपुटांग सा जिसपे विवाद है, उसी समय धड़ 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 10-15 क्या ये लग जाएगा। अब आयोग जो होता है, मैंने जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो अपना एक वकील पहले करता है, भाई तू खाता रहा, बहुत केस आने वाले हैं, चिंता मत कर। यूपीएससी पे थोड़ा कम चांस होता है क्योंकि यूपीएससी बहुत बड़ी, यूपीएससी आपको पता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आपका है, जिस तरह पूरी ये जुडिशरी एक हो गया, मतलब एग्जीक्यूटिव का मेन है ना, वो छोटा मोटा संस्था नहीं है, ये बहुत बड़ी संस्था है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट, अगर आप यूपीएससी पे केस करते हो मतलब भारत सरकार पे केस करते हो ना, तो भारत सरकार का वकील जो अटॉर्नी जनरल होता है वो केस लड़ता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो अलग है, थोड़ा छोटा नाम हो गया पब्लिक, वो होता पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप सही कह रहे हो, लेकिन एक भारत में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, भारत का महाधिवक्ता। भारत पे केस वकील को पता, लॉयर को अधिवक्ता कहते हैं हिंदी में। सर अगर भारत पे केस हुआ तो कौन लड़ेगा? भारत पे केस होगा तो बेटा इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगा ना, वो उसके लिए वकील हायर किए जाते हैं, ठीक है। कौन से भी जज से उठा लो, नहीं, जो उस मामले का सबसे अच्छा जो लॉयर होगा, प्रैक्टिस इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिस होती है ना। इंटरनेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जैसे यहाँ पे लग गए वकील कर लिया सब कुछ, तो दूसरे देश में जाके भी फेल कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उसके लिए बेटा वहाँ का लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, यहाँ के लॉ पढ़ के वहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ का लॉ अलग। अरे तो 25 ही तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने 25 है, 24 से 25 केवल आर्टिकल है, लेकिन कानून, अरे संविधान से थोड़ी वकालत चलता है, संविधान इट्स वन ऑफ द पार्ट। आपको वहां का जो क्या कहते हैं आईपीसी होगा, मतलब क्या कहते हैं इंडियन पेनल कोड करा, वहां पे क्यों, मतलब जो पेनल कोड होता है कि क्राइम करने पे क्या होगा, छोटे बच्चों पे से बाल मजदूरी कराने पे अलग अलग छोटे मोटे कानून होते हैं ना, बहुत सारे कानून होते हैं। ट्रेड एक्ट जो होता है, कंपनी एक्ट होता है, व्यापार से लेके रिलेटेड जो कानून होता है। समझ गए। चैप्टर 1 कल ही करेंगे।